दे रहा है? राजीव जी, पहले जरा महाराष्ट्र की बात करेंगे और फिर जो संदीप दीक्षित ने दिखाया है वो रिपोर्ट भी मेरे पास भी है, वो रिपोर्ट, जी तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल रिपोर्ट है, उसके लिए बहुत समय चाहिए और बहुत टेक्निकल भी है, बहुत एकेडमिक और टेक्निकल भी है वो। तो जितना कम शब्दों में जो उसका सार है वो मैं बता दूंगा। वैसे तो संदीप दीक्षित ने बता ही दिया है, लेकिन जो महाराष्ट्र है राजीव जी, जरा महाराष्ट्र की बात हम लोग करें और जरा इमेजिन कीजिए रिजल्ट क्या है, और सबसे जरूरी बात है कि किस माहौल में रिजल्ट आए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है कांग्रेस 13 सीटों के साथ, और 31 सीटें मिली महाविकास आघाड़ी को, एनडीए को मिली 17 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें आई है। ये बीजेपी को जो 9 सीट आई है महाराष्ट्र से राजीव जी, ये 400 पार के नगाड़े के बाद आई है, ये एग्जिट पोल के बाद आई है। एग्जिट पोल और सर्वे, गोदी मीडिया, हिंदू मुसलमान, 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के चुनाव के दौरान, मैं बायोलॉजिकल नहीं अवतार हूं, तमाम इस तरीके की बातें, भैंस चुरा लेंगे, वो मुस्लिम मछली, घुसपैठिए, इन सब के माहौल के बीच में बीजेपी को 9 सीटें आई हैं। और अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं कि असेंबली सेगमेंट वाइज कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को आई हैं, 288 का सदर है वहां पे, तो उस 288 के सदर में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लोकसभा के चुनाव में जो लीड पोजीशंस हैं वो 150 है। तो मेजॉरिटी तो उनके पास अभी जी, और वो चुनाव तब हो रहे हैं जब कांग्रेस का बैंक अकाउंट सील है, अपोजिशन के ऊपर जो है वो ईडी बैठा हुआ है, पार्टियां तोड़ी गई हैं फार्म हाउस में, सरकारें उजाड़ी गई हैं, ये सब करने के बाद 9 सीटें। तो अब जनता जो है जब विधानसभा में जाएंगे, अब विधानसभा में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 288 में असेंबली सेगमेंट वाइज 150 लीड पोजीशंस हैं असेंबली में महाविकास आघाड़ी की, और जो एनडीए का वहां पे है महायुति, उसकी 125 सीटें हैं। इतने ढोल लगाने के बाद अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ब्रांड मोदी काफी डेंट हो चुका है जी। बीजेपी के अंदर तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आरएसएस के भी मैगजीन लिख रही हैं कि अजीत पवार जो है बोझ है आपके गठबंधन में। अजीत पवार बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, 80 सीटें मांग रहे हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच जनता के में भी एक बात आई है। जनता ने क्या संदेश दिया है लोकसभा के चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव में और रेखांकित होगा और गाढ़ा लिखा जाएगा। जनता का संदेश ये है कि भाई या तो आप काम करके दिखाइए, या आपके वादे ऐसे हो जिन पर यकीन किया जाए। ये मंगलसूत्र, भैंस चुरा लेंगे, ये भाषणबाजी अब नहीं चल सकती। भारत का लोकतंत्र वहां से आगे जा चुका है। अब चुनाव इस पे नहीं जीता जा सकता है कि मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया और चुनाव उलट जाए। अब ये नहीं हो सकता। अब जनता ने ये जनता इतनी एजुकेट हो चुकी है, इतना ज्यादा इस गोदी मीडिया ने अति कर दिया है, तो अब वो हिंदू मुसलमान का असर नहीं है। हिंदू मुसलमान का असर क्या होगा? अब आप देखिए ना कि आप अयोध्या हार गए,
अयोध्या की हार के बाद आप महाराष्ट्र जाएंगे, क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको, हिंदुत्व क्या क्या? तो कहेगा कि भाई पहले वहां तो देखो आप। तो मैं कहने का मतलब ये कि बीजेपी अब बावजूद इसके कि पैसा है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, जिसपे अभी बात करूंगा 2 मिनट में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का मोरल डाउन है जी। और जनता में स्पष्ट तौर पे नाराजगी है। हम लोग खुद वहां पे लोकसभा के इलेक्शन में से हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, कानों सुना, कोई लिखी पढ़ी बात नहीं। जनता में स्पष्ट रूप से इस बात की नाराजगी है कि पार्टियों की तोड़फोड़ किया। चुनाव आयोग का बहुत गंदा रोल महाराष्ट्र में दिखाई दिया कि आपने चुनाव चिन्ह छीन लिए, जिनको आपने ओरिजिनल पार्टी बनाया एनसीपी की, उसको जनता ने कह दिया कि नकली पार्टी है जी। चुनाव आयोग ने उन्हीं को सिंबल दे दिया था। अब उन्हीं पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो बोझ है। उनकी लगभग पूरी पार्टी पुणे, जहां पे आज उद्धव ठाकरे थे, वो खिसक के इधर आ चुकी है, वापिस शरद पवार के पास। तो ऐसे सिनेरियो में चुनाव होगा तो चुनाव तो बहुत रोचक होगा और वो अभी से दिखाई देने लग गया है जी। दूसरी बात कि ये जो एडीआर की रिपोर्ट है या और कोई दूसरे और वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी राजीव जी। ये 543 जगह पे चुनाव में अभी संदीप दीक्षित तो बता ही रहे थे, लेकिन आप देखिए कि 347 ऐसी सीटें हैं, 347 ऐसी सीटें हैं जहां पे वोट की गिनती ज्यादा हुई है, वोट पड़े कम है जी। ये एक्स्ट्रा वोट कहां से आए? अब डिस्क्रिपेंसी 1 वोट की भी है और 1,13,000 वोट तक की भी है। इतनी बड़ी 10-11% तक की फर्क है। वोट पड़े कितने और गिने कितने गए? प्रशांत जी, 2 स्टेट ओडिशा और आंध्र प्रदेश 12-12% का अंतर है जी। मैं तो एवरेज बता रहा हूं। और दोनों जगह बीजेपी, ओडिशा में बीजेपी का हाल देख लीजिए और आंध्र प्रदेश में उसका सहयोगी और खुद भी सत्ता में जी। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर वोटों की गिनती में और वोट कितने पड़े हैं उसमें फर्क है। और ये राजीव जी जो मैं संख्या बता रहा हूं, ये ईवीएम वोट है, पोस्टल बैलेट इसमें काउंटेड नहीं है जी। ये जो एडीआर की रिपोर्ट है ये भी ईवीएम वोट पे आधारित है। पोस्टल बैलेट को इसमें इंक्लूड करेंगे तो जालसाजी और बड़ी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है और ये 10 दिन 12 दिन का लेट होना बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोगों ने इलेक्शन कवर किए हैं, काउंटिंग कवर की है, काउंटिंग सेंटर्स के अंदर रहे हैं और पोलिंग में रहे हैं, पोलिंग की पूरी प्रोसेस को जानते हैं। वो जो देर होती है राजीव जी, पहला जो तुरंत हमको ऐप में अपडेट मिलता है वो तो ईवीएम का वोट होता है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर की या पोलिंग ऑफिसर की डायरी में वो लिखता है, वो डायरी को अपडेट करता है। वो जब सब काम अपने खत्म कर लेता है, सील भी लगा लेता है, सब सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता है, उसके बाद वो डायरी वाला काम करता है। तो ये काम में हद से हद आप माने कि 24 घंटे की देर हो सकती है जी। कि चलिए सेंटर्स अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, सबको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आने में टाइम लगता है। हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उनको फिजिकली नहीं आना होता है, उनको अपडेट करना होता है, लेकिन
हम मान ले कि चलो ये भी है, तो 24 घंटे से ऊपर का अगर इसमें देर हो रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई ना कोई इनएफिशिएंसी है। और इलेक्शन कमीशन ने इस इनएफिशिएंसी को दूर करने का कोई भी सवाल नहीं, कोई भी प्रयास नहीं किया। डे 1 से हम लोग यहाँ पे इसी आप ही के प्रोग्राम में डे 1 से हम लोग इस पे बात रखते रहे, शोर मचाते रहे, सारे हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे अलावा भी तमाम मीडिया भी, तमाम लोग, वकील, पॉलिटिशियंस जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही अगर इतने गंभीर आरोप लगेंगे, और ये कार्यकुशलता के भी आरोप हैं, और ये आरोप सिर्फ कार्यकुशलता या क्षमता के नहीं है, ये इसकी अगर जांच की जाएगी तो इंटेंशनल गलतियां भी होंगी, क्योंकि इस फर्क ने जितने वोट काउंट हुए हैं और जितने वोट गिने गए, जितने वोट पड़े, इसका जो फर्क है, इसने हार जीत के फैसले भी किए हैं। 13 सीटों का तो इसमें ही रिसर्च में आया है। 13 सीटों का तो राजीव जी इस 6 सीटों का तो फर्क इस रिसर्च में है। और अगर इसकी जांच होगी तो रिजल्ट बहुत बड़ा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट का हम लोग जान रहे हैं, जहां पे गड़बड़ी मात्र 48 वोट से जीत दर्ज की, और पोस्टल बैलेट था जी, वो ईवीएम वोट नहीं था। तो यही मैंने कहा कि अगर पोस्टल बैलेट भी जुड़ेगा और इसमें कोई जांच होगी गंभीरता से, तो ये बड़ी भारी एक जो है लापरवाही नहीं है, ये जो है गड़बड़ी है, ये स्कैम है, ये सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को अब तो कम से कम सुध लेनी चाहिए कि आप कितने आपको कहा जाए कि आप ठीक से काम करें। ये 21st सेंचुरी के इलेक्शन कमीशन है, जिनके पास सारी बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला के राजीव जी, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये सब चीजें जनता के बीच में है, और इन सब के साथ जनता को फैसला करना है। बजट में चुनाव अगर आंध्र प्रदेश या बिहार में होते तो शायद कुछ तो बात है। प्रशांत टंडन जी, इसी बात को जरा आगे बढ़ाइए और यहां से आने वाले चुनावों पर जो दूसरा पहलू है उस पर जरा हम लोग और फोकस करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष पे बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी और उनसे पहले गर्ग साहब, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर यही क्रम जारी रहा, जो हमारे साथी भी लगातार चुनाव से पहले भी कहते थे कि, और लगातार लिखते रहे हैं कि अगर यही परिस्थिति रही, आप कहीं ना कहीं धांधली करते रहे, तो एन केन प्रकार आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे कल को फिर से, जैसे आज हो गए हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, झारखंड की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की या जम्मू कश्मीर की, वहां भी इसी ढंग से आप काबिज हो जाएंगे। पहले तो गर्ग साहब ने एक आंकड़ा मांगा था, तो वो आंकड़ा मैं बता दूं। देखिए, सबसे बेहतर रिकॉर्ड 2024 में जो रहा वो शिवसेना, वो एनसीपी अजीत पवार का रहा। वो 10 सीटें लड़े, 8 जीत कर आए। नहीं, एनसीपी अजीत पवार नहीं, एनसीपी अजीत पवार नहीं, शरद पवार, एनसीपी शरद पवार जो 10 सीटें लड़े और 8 जीत कर आए। शिवसेना शिंदे 15 सीट में 7 सीटें जीती, और लगभग वैसे ही रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस का भी है कि 27 सीटें लड़ी और 13 जीत कर आई। बीजेपी का 28 सीटों पे 9 की जीत का है सवाल। तो ये एक आंकड़ा था, और वो इन सीटों ने लोकसभा में क्या किया वो मैं बता ही चुका हूँ, वो विधानसभा वाइज किया हुआ मैं बता चुका हूँ। जो सवाल है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब जब चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पे है। अब वो अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है इंडिया गठबंधन। अब उसके पास एक हासिल है, एक रिजल्ट है, उसको मालूम है कि हमारा कौन सा स्ट्रोक काम करता है।
क्या चीज हमारी काम की है। जो बच्चा इम्तिहान बैठता है उसको मालूम होता है कि किस सवाल पे नंबर आए हैं, किस जवाब पे नंबर आए हैं। तो इंडिया गठबंधन को अब ये मालूम है, और मैं बाकी जो बता ही चुका हूं कि मोदी और एनडीए अब इस वक्त वीक विकेट पर है, डिफेंसिव है, और उनका जो सबसे बड़ा कार्ड है, और ये कार्ड कोई आज का कार्ड नहीं है, ये 99 साल पुराना कार्ड है, हिंदू मुसलमान, वो नहीं चल रहा है। अब वो नहीं चल रहा है तो फिर क्या होगा मतलब। तो इस मुश्किल में सरकार है, परफॉर्मेंस का स्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र का मध्य वर्ग उत्तर प्रदेश और बिहार या दिल्ली के मध्य वर्ग से बहुत फर्क है। महाराष्ट्र आंदोलनों की जगह रही है, और उस आंदोलनों के सामाजिक आंदोलनों ने वहां के मध्यवर्ग को भी बनाया है। मराठी जो संस्कृति है, जो मराठी साहित्य है, उसका बड़े पैमाने पर उसका असर है वहां पे। तो और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, जिसको माना जाता है कि साहब शिक्षा के स्तर पे वो महाराष्ट्र के बराबर नहीं है, केरल से तो बहुत पीछे है, बावजूद उसके उनको भी समझ में आ गया कि सिर्फ 5 किलो राशन से काम नहीं चलता। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और अब मोदी मैजिक जो है वो नहीं है। गोदी मीडिया अब मराठी में तो उतना नहीं है, लेकिन जो भी असर है उसका थोड़ा बहुत, वो अपने बहुत बुरी तरीके से हाथ जला चुका है 400 पार का एग्जिट पोल देकर। तो इन सब के इर्द गिर्द चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन बहुत दबाव में होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, इस लोकसभा चुनाव में एक नई बात हुई है, और जिसका मैं कई जगह पर चश्मदीद भी रहा हूं। नई बात ये हुई है कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ है, सिनर्जी कायम हुई है कि पोलिंग की ट्रेनिंग कैसे हो, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट की, काउंटिंग बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कैसे हो। इस चुनाव की बहुत सी लर्निंग है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर्म 17B, जिसमें मशीन के वोट गिने जाते हैं कि कितने लोगों ने वोट किया। फॉर्म 17A, कितने लोग पोलिंग बूथ में आए। अब इसकी अवेयरनेस पॉलिटिकल पार्टी को थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब उन्होंने तैयारी शुरू की तब तक बहुत लेट हो चुका था। तमिलनाडु ने एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल के तौर पे काम सामने आया, तमिलनाडु काम। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया है जी। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो इस लोकसभा के चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है। जैसे हम ही आपको नहीं मालूम था कि साहब कोई एक सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टल बैलेट काउंट होता है, उसका कोई ओटीपी जाता है, ओटीपी किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है। ये तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट ने हम लोगों को बताया कि ओटीपी कैंडिडेट के रिश्तेदार के पास चला गया जी। अब आगे आने वाले चुनाव में काउंटिंग में पॉलिटिकल पार्टियां, उनके एजेंट सतर्क होंगे कि भाई ओटीपी किसके पास जा रहा है। बताओ, आरएमएन कौन है, आरएमएन मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका है जी। तो तमाम ये बातें हैं, को लर्निंग भी है। तो इसलिए चुनाव, विधानसभा के चुनाव में मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, दावा कि नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके का चुनाव आयोग है कि लेवल प्ले फील्ड बनेगी, लेकिन मुश्किल में तो होंगे। सरकार के ऊपर परफॉर्मेंस का इतना दबाव है राजीव जी, जो 2019 और 14 की जीत के बाद नहीं था, कि अब जब हम लोग बात कर रहे हैं नीट के कांड के बाद,
जो कि अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ रोज, एनटीए के चीफ हटा दिए गए। कभी सरकार ने किसी को हटाया नहीं था। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी के चीफ का इस्तीफा हुआ, यूपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। सबसे क्रेडिबल संस्थान, उनके ऊपर आरोप लगे, वो कैसे वो लड़की एक आईएएस बन गई, वो सब हम लोग खबरों में देख ही रहे। कल अचानक बीएसएफ के चीफ हटा दिए गए क्योंकि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तनाव, ये दबाव है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, वरना कब इस सरकार ने तो एक एसडीएम तक को नहीं हटाया। तो इस दबाव के साथ सरकार है और राहुल गांधी अब जो है वो लीडर अपोजिशन है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल आपको पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और वो जनता के बीच में सारे सवाल होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक करेक्शन बस छोटा सा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 17 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 13 जीत के आई थी, 17 सीटें। तो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस का भी यहाँ परफॉर्मेंस था और एनसीपी का भी वैसा ही परफॉर्मेंस था, क्योंकि एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो 10